energy which makes things visible. Light is a form of energy which makes things visible to us. ठीक है, लाइट का जो प्रोपोगेशन है वो कैसा प्रोपोगेशन है बेटा? रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन। कैसा प्रोपोगेशन है? रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन। ठीक है, फिर हमने बात की लाइट के स्पीड की, जो एयर और वैक्यूम में हमने देखी थी 3 × 10⁻⁸ कितनी? 3 × 10⁻⁻8 मीटर पर सेकंड, डिनोटेड बाई सी। तो ठीक है यहाँ पर, ठीक है, कौन सा प्रोपोगेशन था लाइट का? रेक्टिलिनियर। ठीक है, फिर हमने बात की यहाँ पे रिफ्लेक्शन की, द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन अ सेम मीडियम आफ्टर स्ट्राइकिंग रिफ्लेक्टिंग सरफेस। जब भी लाइट रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे स्ट्राइक करती है वो उसी मीडियम में वापस बाउंस बैक हो जाती है। इसी फिनोमिनन को क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन। क्या बोलते हैं इसी फिनोमिनन को? रिफ्लेक्शन। अच्छा, द पाथ ऑन विच द लाइट ट्रैवल्स इज कॉल्ड एज ray of light, and the parallel rays of light are called as beam of light. The ray of light striking on the reflecting surface is called as incident ray. The point on the reflecting surface on which the incident ray strikes is called as point of incidence. But because the ray of light coming back from the reflecting surface after reflection, the ray of light coming back from the reflecting surface after reflection, यानी रिफ्लेक्शन होने के बाद जो रे ऑफ लाइट वापस रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे आती है उसका क्या नाम था? रिफ्लेक्टेड रे। क्या नाम था उसका? रिफ्लेक्टेड रे। अब इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे द परपेंडिकुलर ड्रॉन ऑन द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस विद सरफेस, सरफेस के साथ परपेंडिकुलर बनाना है 90 डिग्री, ये रहा 90 डिग्री, इसका क्या नाम बनेगा? नॉर्मल। रिफ्लेक्शन जब भी होता है वो कुछ लॉस को फॉलो करता है। पहला नियम, एंगल आई इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल आर। सर एंगल आई का मतलब द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल, कॉल्ड एज एंगल ऑफ इंसिडेंट। द एंगल बिटवीन द रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, कॉल्ड एज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। आई हमेशा किसके बराबर होगा? आर के। इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे किसमें लाई करेगी? सेम प्लेन। कोई दिक्कत? फिर हम आए थे मिरर की तरफ। मिरर इज अ पीस ऑफ ग्लास whose one surface is polished। मिरर एक कांच का टुकड़ा है जिससे अगर एक सरफेस को पॉलिश कर दे तो दूसरा सरफेस किसी तरह एक्ट करता है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरह। और अगर वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस प्लेन हो तो वो मिरर कैसा बन जाएगा? प्लेन मिरर। ठीक है, प्लेन मिरर की कुछ खास बात थी। पहली, हमेशा कैसी इमेज? वर्चुअल और डायरेक्ट। तो सर इमेज होती क्या है? जब भी रिफ्लेक्टेड रेज आपस में मिलेगी तो वहां किसका जन्म होगा? इमेज का। किसका जन्म होगा? इमेज का। और अगर नहीं मिल रही है तो मिलाएंगे, है ना? मिलाएंगे, अपीयर्स टू मीट कराएंगे। तो अगर रिफ्लेक्टेड एक्चुअल में मीट कर लिए तो इमेज कैसी? रियल। और रियल इमेज हमेशा कैसी होती है? इन्वर्टेड, उल्टी होगी। और अगर रिफ्लेक्टेड रेज मिल नहीं रही, हम मिला रहे हैं, अपीयर्स टू मीट हो रही तो इमेज कैसी? वर्चुअल। और वर्चुअल इमेज हमेशा कैसी होती है? डायरेक्ट। अब यही अगर बात करें प्लेन मिरर की, तो प्लेन मिरर हमेशा कौन सी इमेज बनाता है? वर्चुअल और डायरेक्ट, यानी वो फेक इमेज है ना, दूसरी इमेज है। कैसी इमेज बनाता है वो? वर्चुअल और डायरेक्ट। सीध जाते हैं ना गर्मी में। इमेज की कुछ प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो पहला, इमेज कैसी बनाता है? हमेशा प्लेन मिरर, वर्चुअल और डायरेक्ट। दूसरा, साइज ऑफ इमेज इज ऑलवेज इक्वल टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इन प्लेन मिरर। हर जगह नहीं, प्लेन मिरर में फिक्स है कि ऑब्जेक्ट की साइज हमेशा इमेज की साइज के बराबर होगी, या इमेज की साइज हमेशा ऑब्जेक्ट की साइज के बराबर होगी। जिस डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, डिस्टेंस कहां से मेजर करेंगे? मिरर से। अरे कहां से? मिरर से। कि अगर फॉर एग्जाम्पल ये मिरर है, यहाँ अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो उसी डिस्टेंस पे क्या बनेगी? इमेज। अगर ये एक्स है तो ये भी क्या रहेगा? So the distance of image from mirror is equal to distance of object from mirror. इमेज की मिरर से दूरी ऑब्जेक्ट की मिरर से दूरी के बराबर। ठीक है, एक और बताया था लेटरल इन्वर्जन। क्या बताया था? लेटरल इन्वर्जन कि the image formed by plane mirror is always laterally inverted. It means that the left becomes right and right becomes left. अगर ऐसा कोई डायग्राम बना के पूछना है तो किसका डायग्राम बना दोगे? एल का। ठीक है ना, 3 पॉइंट ले लेना एबीसी, और उधर भी फिर बोलना देखो ए यहाँ था तो ए उसी दूरी पे ए यहाँ बन रहा है, तो ऑटोमेटिकली ए मिरर के पास आ जाएगा। तो ए बी जो साइड रहेगी एल की, वो क्या हो जाएगी? उल्टी हो जाएगी। अगर इधर लेफ्ट में थी, इधर राइट में थी, तो उधर कौन सी साइड लेफ्ट में? कोई दिक्कत? ठीक है, ये था बेटा प्लेन मिरर। क्या था? प्लेन मिरर। अब यहाँ से एक और क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के बेसिस पे कि एंगल आई इमेज में किसके बराबर होता है? एंगल आर। ठीक है ना, देखो सवाल लेते हैं जैसे फाइंड द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन when incident ray strikes normally on reflecting surface.
0 कितना होगा 0। देखना थोड़ी सी लैंग्वेज घुमा के दी उसने इस बार। फाइंड द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये तो हमें फाइंड करना है कब, व्हेन इंसिडेंट रे स्ट्राइक्स नॉर्मली ऑन रिफ्लेक्टिंग सरफेस। कोई बात नहीं, क्या ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस बनाया, इंसिडेंट रे इस पर स्ट्राइक करती है कैसे, नॉर्मली। नॉर्मल का मतलब 90 डिग्री, यानी ये कौन आई इंसिडेंट रे। अरे सुनना, ये कौन है इंसिडेंट रे, ये पॉइंट कौन सा बना, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। इसी पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे क्या ड्रॉ करते हैं, अरे धीरे धीरे धीरे, हाँ एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्टिंग। व्हेन इंसिडेंट रे स्ट्राइक नॉर्मली ऑन रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस था जिस पे इंसिडेंट रे कैसे स्ट्राइक कर रही है नॉर्मली। क्या ये नॉर्मली मतलब 90 डिग्री सरफेस के साथ बनाते हुए, ये कौन सी रे इंसिडेंट रे। क्या ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, बिल्कुल। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से हम क्या ड्रॉ करते हैं, नॉर्मल। नॉर्मल यानी 90 डिग्री किसके साथ, सरफेस के साथ। तो क्या मेरा नॉर्मल भी यही बनेगा, अरे देखो ना ये सरफेस के साथ 90 डिग्री बना है। तो इंसिडेंट और नॉर्मल के बीच में एंगल कितना है, 0। तो अगर एंगल आई 0 है तो एंगल आर भी कितना, 0। एंगल आर मतलब नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का एंगल। यानी अगर ये नॉर्मल है तो रिफ्लेक्टेड रे कैसे होगी, ऐसे, यानी ये लाइट ऐसे आएगी और टकरा के वापिस ऐसे ही चली जाएगी, क्योंकि एंगल आई 0 था तो एंगल आर भी। ऐसा नहीं है कि ये ऐसा ही और ऐसे चली गई, ये यहाँ पे आई टकराई, एंगल आई 0 बना, तो एंगल आई 0 होने की वजह से कौन सा एंगल 0 हो गया, एंगल आर भी 0 हो गया। एंगल आर 0 मतलब नॉर्मल, और अगर ये नॉर्मल है तो ये कौन सी रे, इंसिडेंट। ठीक है ना, कौन सी रे, इंसिडेंट रे। देखना जैसे ये नॉर्मल है, ये ढक्कन इधर, इंसिडेंट रे आई, दोनों के बीच का एंगल 0। तो वापिस कैसे 0 एंगल से रिफ्लेक्ट हो, तो जिस तरह ऐसे आई उसी तरह वापिस इस तरह चली गई। तो ध्यान रखना, कभी भी अगर कोई रे ऑफ लाइट अपने पास की उसी डायरेक्शन में वापस फॉलो कर रही है तो वहां पे समझ जाना कि एंगल आई की वैल्यू क्या है, 0। क्योंकि जिधर से आई अगर उसी पे वापस जा रही, अगर यहाँ 10 डिग्री भी होता तो वो इस तरह से आती, तो कैसे जाती, ऐसे। लेकिन अगर 0 है तो अगर कभी भी कोई रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट होने के बाद वापस उसी पाथ पे जा रही तो समझ जाना कि वहां पे आई और आर की वैल्यू क्या है। नॉर्मली का मतलब 90 डिग्री, अगर मैं परपेंडिकुलर लिख देता तो भी 90 डिग्री। ठीक है, तो ये था प्लेन मिरर। अब तक जो हमने पढ़ा वो आगे शुरुआत करते हैं स्फेरिकल मिरर के साथ। इसके साथ स्फेरिकल वापिस वही बात, मिरर के साथ का टुकड़ा है, तो दूसरा सरफेस किसकी तरह एक्ट करेगा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। और अगर वो सरफेस प्लेन हो तो प्लेन मिरर, लेकिन अगर वो सरफेस प्लेन नहीं होकर स्फेरिकल बन जाए तो उस मिरर को क्या बोलेंगे, स्फेरिकल मिरर। उस मिरर को क्या बोलेंगे, स्फेरिकल मिरर। अब देखो स्फेरिकल मिरर बनाते कैसे हैं, और फिर वो मिरर ग्लास का टुकड़ा है तो क्या लेंगे, एक ग्लास स्क्वायर। क्या लेंगे, ग्लास स्क्वायर, होलो ग्लास स्क्वायर। ठीक है ना, कांच का बना हुआ एक ग्लास का स्क्वायर लिया, होलो। ठीक है, अब देखना होगा, इसको यहाँ से कट कर दिया। ठीक है, और इसके एक साइड में क्या कर दी, पॉलिश। क्या पॉलिश सरफेस को ऐसे बताए थे, एक साइड में क्या कर दी, पॉलिश। मिरर बन चुका है, क्यों, बिकॉज मिरर इज अ पीस ऑफ ग्लास, वन सरफेस इज पॉलिश एंड अदर सरफेस एक्ट एज रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ये इसका पॉलिश्ड सरफेस हो गया, और ये किसकी तरह एक्ट करेगा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरह। ये किसकी तरह एक्ट करेगा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरह। अब क्या है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस प्लेन है क्या, नहीं है, तो ये मिरर प्लेन नहीं है, तो ये मिरर कौन सा बेटा, स्फेरिकल मिरर। अब सुने, इन मिरर्स को बेटा कर्व्ड मिरर्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कर्व्ड मिरर्स। क्यों, क्योंकि इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसा हो गया, अरे कर्व्ड हो गया ना। इनका रिफ्लेक्टिंग सरफेस अगर प्लेन था तो कौन सा मिरर था, प्लेन मिरर। लेकिन अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व्ड हो गया तो क्या, कौन सा मिरर, कर्व्ड मिरर। लेकिन ये स्फेयर से बना रहे हैं, इसलिए मिरर्स के लिए क्या वर्ड यूज किया जाता है, दीज आर स्फेरिकल मिरर्स, दीज आर स्फेरिकल। कोई दिक्कत, ठीक है। देखना, ये इस बार क्या कुछ ऐसा स्फेयर था, यहां से कट किया, एक और स्फेयर लेते हैं, ये इसको कट किया, यानी कि ये कटेड पोर्शन है ना, और इस बार मैंने इधर पॉलिश कर दी, ये भी मिरर बना, बिल्कुल। मिरर इज द पीस ऑफ ग्लास whose one surface is polished and other acts as reflecting surface। इसमें और इसमें बस फर्क इतना है कि इसका जो बल्ज पोर्शन था उस पर पॉलिश कर दी, बल्ज मतलब जो उभरा हुआ पोर्शन था उस पर पॉलिश कर दी, और इसका जो इनर पोर्शन था उस पर क्या कर दी, पॉलिश। इसमें जो रिफ्लेक्शन होगा वो इनर कर्व्ड पार्ट से होगा, और इसमें जो रिफ्लेक्शन होगा वो इस बल्ज पार्ट से होगा। ठीक है ना, इसको क्या बोलते हैं बेटा, बल्ज पोर्शन, यानी कि ये उभरा हुआ। क्या ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरह एक्ट करेगा, अरे करेगा ना। और ये कौन सा सरफेस है, पॉलिश्ड सरफेस। कौन सा सरफेस है, पॉलिश्ड सरफेस।
तो स्फेरिकल मिरर्स बेटा कितने टाइप के हो जाते हैं? 2 टाइप के। देखो इसमें ये केव बन रही है, रिफ्लेक्शन अंदर की साइड से हो रहा है, केव साइड से। इसको बोलते हैं बेटा कॉनकेव मिरर। कौन सा मिरर? कॉनकेव मिरर। और इसको क्या बोलेंगे? कॉन्वेक्स मिरर। क्या बोलेंगे? कॉन्वेक्स। समझ में आया? ठीक है। तो देखें अगर कोई पूछ ले व्हाट डू यू मीन बाय स्फेरिकल मिरर? स्फेरिकल मिरर इज अ पार्ट ऑफ होलो स्फीयर। क्या कह सकते हैं? एक बिल्कुल एक होलो ग्लास स्फीयर का पार्ट है। स्फेरिकल मिरर इज अ पार्ट ऑफ होलो ग्लास स्फीयर whose one surface is polished and other surface acts as a reflection. Two types of spherical mirror, concave mirror and convex mirror. When the reflection takes place to the inner curved surface, कौन सा surface? Inner curved surface. When the reflection takes place to the inner curved surface and the outer or bulged surface is polished, then the mirror is said to be concave. When the reflection takes place from outer bulged surface and the inner curved surface is polished, then the mirror is said to be convex. ठीक है, मैं लेके भी आया था और इसे टच करके देखे भी थे हमने, है ना? दबा दबा था, एक उभरा हुआ सा था यार, वो कौन सा था? कॉनकेव और कॉन्वेक्स। समझ में आया दोनों मिरर? ठीक है। अब यहाँ से कुछ टर्मिनोलॉजी आती है और वो टर्मिनोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे जो भी चैप्टर आएगा उसको समझने के लिए। तो बढ़े आगे, कोई दिक्कत यहाँ तक डेफिनेशन लिख सकते हैं, ठीक है ना? क्या है कॉनकेव मिरर? द मिरर whose bulged surface is polished and the reflection takes place through, हाँ वो भी लिख लो बोली चाहो तो, वो कोई इट्स अ पार्ट ऑफ स्फेरिकल मिरर whose bulged surface is polished and reflection takes place through inner curved surface. It's a part of spherical mirror whose inner surface is polished and the reflection takes place through. डायग्राम को थोड़ा सा दिमाग में अज्यूम करके लिखना, गलत नहीं होगा, ठीक है ना? ये कॉनकेव है क्योंकि केव साइड में रिफ्लेक्शन हो रहा है, गुफा केव, और इधर ये क्या बन जाएगा? कॉन्वेक्स। अब देखें इधर एक चीज और, क्या स्फेरिकल मिरर को एक स्फीयर से बनाया? बोलो देखना, दो तरह से, एक कॉनकेव बनाया और दूसरा कॉन्वेक्स बनाया। कौन सा मिरर बन गया? कॉनकेव। कौन सा बन गया? कॉनकेव। अब एक चीज, क्या ये स्फीयर का सेंटर रहा होगा क्या? हाँ बस ये जो स्फीयर था, क्या उस स्फीयर का सेंटर कहीं यहाँ रहा होगा? हमने ये डॉटेड लाइन किसको बता रही? कटेड पार्ट को। इस पार्ट को रिमूव कर चुके हैं और ये मिरर बच गया और इसका आउटर साइड हमने क्या कर दी? पॉलिश। क्या ये स्फीयर का सेंटर रहा होगा? तो ये इस मिरर के लिए बन जाता है बेटा सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या बन जाता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। मतलब ये फॉर्म इसका सेंटर बन चुका है। तो कहेंगे कि मिरर इज द पार्ट ऑफ अ होलो स्फीयर, ठीक है ना? द सेंटर ऑफ द स्फीयर बिकम्स द सेंटर ऑफ कर्वेचर फॉर द मिरर। आप ही सुने, मिरर इज अ पार्ट ऑफ होलो स्फीयर, द सेंटर ऑफ द स्फीयर बिकम्स द सेंटर ऑफ कर्वेचर फॉर मिरर। ऑब्वियसली स्फेरिकल मिरर, ठीक है ना? कि जो स्फीयर का सेंटर था वो उस मिरर के लिए क्या बन चुका है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। Mirror is a part of hollow sphere. The center of the sphere becomes the center of curvature for the mirror. ये क्या बन गया? सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है। अच्छा एक चीज सुन, अब अगर स्फीयर था तो क्या ये स्फीयर की रेडियस, ठीक है ना? ये क्या थी? रेडियस। तो ये मिरर के लिए क्या बन जाएगी? रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या बन जाएगी? रेडियस ऑफ, ये आ जाएगा रेडियस ऑफ कर्वेचर। सब चीज किससे कंपैरिजन हो रहा है? स्फीयर से। मिरर इज अ पार्ट ऑफ होलो स्फीयर, द सेंटर ऑफ द स्फीयर बिकम्स सेंटर ऑफ कर्वेचर फॉर द मिरर। यानी यहां से लेके यहां तक की दूरी कितनी है? आर, कैपिटल आर है। इट इज द रेडियस ऑफ, क्या ये बोल रहा हूं? क्या करना है इसका? चलो देखें, पढ़ाऊं ना? इस मिरर के लिए ये सेंटर ऑफ कर्वेचर बन जाएगा और ये क्या बन जाएगी? इसकी सेंटर ऑफ कर्वेचर और रेडियस ऑफ कर्वेचर।
क्या ये मिरर है? अगर इस मिरर सेंटर की बात करूं तो क्या इस मिरर सेंटर बेटा यहाँ कहीं होगा? अरे इधर देखो, इस मिरर का सेंटर यहाँ कहीं होगा, इसको बोलेंगे पोल। क्या बोलेंगे? पोल। तो पोल की डेफिनेशन क्या बनती है? द सेंटर ऑफ द मिरर इज कॉल्ड एज पोल। पोल इसको डिनोट इसको सी से, इट इज द पोल। तो दिक्कत ठीक है। अब एक इमेजिनरी लाइन, अच्छा ये तो अपन कर दिए भी, ठीक है। तो इमेजिनरी लाइन लेंगे जो कहां से पास होगी? सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से। इमेजिनरी लाइन ले रहे हैं कि जो अगर आप एक सर्कल भी बनाते हैं तो उसमें क्या रेडियस ऐसे नजर थोड़ी है, वो तो अनुमान है कि यहाँ से सेंटर से लेके यहाँ तक की दूरी क्या है? रेडियस है। तो ये सेंटर है और यहाँ से ये क्या बनी? रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब हम एक इमेजिनरी लाइन हम मान रहे हैं तो डेफिनेशन में उस वर्ड को लिखेंगे द इमेजिनरी लाइन जो कहां से पास होगी? सेंटर ऑफ कर्वेचर से और पोल से। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यहाँ से शुरू होगी और यहाँ खत्म होगी, यहाँ से भी पास होगी और यहाँ से भी पास होगी। द इमेजिनरी लाइन पासिंग फ्रॉम द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल ऑफ द मिरर एक्सिस। क्या कहेंगे? प्रिंसिपल एक्सिस। तो देखो इमेजिनरी लाइन बना रहे हैं तो यहाँ से पास होती हुई और कहां से पास होगी? पोल से। इसका क्या नाम है? प्रिंसिपल एक्सिस। क्या नाम है इसका? प्रिंसिपल एक्सिस। कहां से पास होगी? कर्वेचर और पोल से। क्या इधर की प्रिंसिपल एक्सिस ये बनी हुई है? ये क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस। तो इसको इससे डिनोट नहीं करते प्रिंसिपल एक्सिस को, बट इससे इमेजिनरी लाइन व्हिच पासेस फ्रॉम द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल। क्लियर? उसको हम क्या नाम देंगे? प्रिंसिपल एक्सिस। क्या नाम देंगे? प्रिंसिपल एक्सिस। अब देखें यहां से एक वर्ड आता है फोकस। क्या आता है? एक कोई भी इस चैप्टर में हम पढ़ने क्या वाले हैं, जितना आगे हम पढ़ेंगे कि हम ऑब्जेक्ट की अलग अलग पोजीशन देखेंगे, ऑब्जेक्ट मिरर से कितना दूर है और उस पर देखेंगे कि जब ऑब्जेक्ट इतना दूर होता तो इमेज कहाँ बनती है। कि अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे, इंफिनिटी का मतलब है वेरी लार्ज, ठीक है। इंफिनिटी पर्सन टू पर्सन वेरी करती है। अरे क्लियर? एक चीज के लिए इंफिनिटी बहुत दूर हो सकता है लेकिन अपने लिए तो ना उसकी निगाहें कहां तक जा सकती है। जिसको कम दिखता है उसकी इंफिनिटी और थोड़ी करीब आ जाएगी, इससे ज्यादा नहीं। तो इतना बेटा वेरी लार्ज डिस्टेंस, इसका कोई फिक्स पैरामीटर नहीं कि इंफिनिटी कितना होता है, ठीक है ना। अगर मिरर का आकार ज्यादा है तो हो सकता है वो और दूर तक, मिरर छोटा इंफिनिटी थोड़ा पास हो जाएगा। इंफिनिटी मतलब उसके लिए बहुत दूर की डिस्टेंस, एट अ वेरी लार्ज डिस्टेंस। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट इंफिनिटी है, क्या एक ऑब्जेक्ट से केवल एक ही रे निकलती है? नहीं, मैंने कल ही बताया कि बहुत सारी रे निकलेगी। ध्यान रखना, अगर कोई इंफिनिटी पे है, अगर ये इंफिनिटी पे है, इससे बहुत सारी रे, बहुत सारी रे। अरे लाइट रेस निकल रही है, ये वापिस ल्यूमिनस है या नॉन ल्यूमिनस मतलब ही नहीं। ल्यूमिनस है तो नॉन ल्यूमिनस है तो किसी और की रोशनी से पास हो रही है लाइट, ठीक है। जब ये लाइट रेज हमारे पास पहुंचेगी, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट हमारे लिए कैसा था? इंफिनिटी एट अ वेरी लार्ज डिस्टेंस। जब ये लाइट रेज हमारे पास पहुंचेगी, लाइट रेज आपस में कैसे हो जाएगी? कैसे हो जाएगी? सारी लाइट रेज आपस में पैरेलल। कब होगी? जब ऑब्जेक्ट कहां होगा? इंफिनिटी, ठीक है ना। लाइट कोई इधर तो सारी लाइट रेज चल रही थी, लेकिन जब तक ये हमारे पास पहुंची तो क्या इसने बहुत लंबा सफर तय किया, और लंबा सफर तय किया तो यहाँ तक आते आते ये सारी लाइट रेज को ध्यान रखना बहुत है। इंफिनिटी पे जब भी ऑब्जेक्ट होगा उससे जो भी लाइट रेज आएगी वो जब तक हमारे पास पहुंचेगी तो वापस में क्या हो जाएगी? ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे और लाइट रेज आपस में पैरेलल आने में तो बहुत का रे डायग्राम, क्योंकि हमें क्या बनानी है? इमेज। और इमेज वहां बनेगी जहां पे रिफ्लेक्टेड रेज आपस में क्रॉस करेगी या मीट होगी। मीट कराने के लिए दो ही काफी है, तो डायग्राम को क्यों और कॉम्प्लिकेटेड बनाते हैं? मीट कराने के लिए जब दो ही काफी है तो और दो से काम चल जाएगा। तुम चार बनाओ कोई मना नहीं करेगा, दो बनाए सिस्टमेटिक, ठीक है ना। तो देखें एक ये लाइट है, क्या ये दोनों आपस में पैरेलल है क्या? अरे ये लाइट है और ये लाइट है आपस में क्या होगी? पैरेलल। आपस में तो पैरेलल है लेकिन ये किसके साथ भी पैरेलल है? प्रिंसिपल एक्सिस के साथ, क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस एक इमेजिनरी लाइन है जो कहां से पास होती है? सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से। तो ये लाइट रेस आ रही है ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे था, अभी का जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी में होता है तो उसकी सारी लाइट रेस कैसी होती है? आपस में पैरेलल। दो और बना देते हैं, कोई बात नहीं, ये पैरेलल है ये दोनों पैरेलल। क्या ये चारों आपस में पैरेलल? और जब इंफिनिटी आ रही तो ये किसके पैरेलल हो गई? प्रिंसिपल एक्सिस। अरे क्लियर? अब देखो जब भी लाइट रेस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है, क्या ये यहाँ आके रिफ्लेक्ट होगी? बिल्कुल। इस मिरर का क्या ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, इनर पार्ट,
यहाँ के रिफ्लेक्ट होगी। जब भी लाइट रेस पैरेलल आती है किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के, ये रिफ्लेक्ट होके इस प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही, ये रिफ्लेक्ट होके इस प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही एक पॉइंट होता है, वहां से पास। ओके सुनना, जब भी लाइट रेस पैरेलल आती है किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के, रिफ्लेक्शन होने के बाद ये इस प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर एक पॉइंट होता है, उससे पास होती है। क्या देखो पास हुई क्या ये, अरे लाइट रे बदमाश है। हाँ, कहाँ जा रही है भाई? अरे हुई पास, यहाँ से देखना, पास हुई। मेरे हाथों में वाइब्रेशन हो रहा है, बोर्ड गिर रहा है, चाय पीनी पड़ेगी है। क्या रिफ्लेक्शन होने के बाद ये सारे एक ही पॉइंट से पास होगी? ये पॉइंट किसके ऊपर सिचुएटेड है? प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर। इस पॉइंट का नाम क्या है? फोकस। इसको फोकस भी बोलते हैं, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल एफ। इसको फोकस या प्रिंसिपल फोकस दोनों बोलते हैं। So we Gudla, what do you mean by principal focus? When the light rays coming parallel to the principal axis after reflection, they pass through a point on the principal axis. That point is called as principal. वापिस सुने कि when the light rays traveling parallel to the principal axis, traveling यानी कि एक light rays है जो principal axis से parallel आ रही है, after reflection they will pass through a point on the principal axis. Reflection होने के बाद principal axis के ऊपर एक point है, ये सारी लाइट रेज रिफ्लेक्शन होने के बाद उसी पॉइंट से पास होगी। उस पॉइंट का नाम क्या है? प्रिंसिपल। समझ में? और आगे जाके यही हमारा एक नियम भी बने। नहीं ऐसे कोई, हाँ तो 8 मिनट में सर ठीक है। देखो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर से दूरी क्या है? रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या ये पॉइंट फोकस है? ये यहाँ, ये फोकस है या नहीं है? ठीक है। पोल और फोकस की जो डिस्टेंस है इसको बोलेंगे बेटा फोकल लेंथ। क्या बोलेंगे? फोकल लेंथ। ध्यान रखना, फोकस को कैपिटल एफ से डिनोट करते हैं और फोकल लेंथ को स्मॉल एफ से। किससे डिनोट करते हैं? स्मॉल एफ, फोकल लेंथ। कोई दिक्कत? तो बोल ले व्हाट डू यू मीन बाय, ये डिफाइन द फोकल लेंथ, द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड फोकस is called as focal length. What is radius of curvature? The distance between the pole and center of curvature is called. Here, center of curvature mirror is a part of hollow sphere. The center of that sphere becomes the center of curvature for that mirror. What is principal axis? The imaginary line passing from the center of curvature and pole is called as principal axis. What is principal focus? When the light rays traveling parallel to the principal axis after reflection, they pass through a point on the principal axis. That point is called as principal. अरे याद हुई चीजें, ठीक है। अब एक चीज देखें, यहाँ से रिलेशन न्यूमेरिकल में काम आएगा। क्या देखें? ये जो है क्या इसका आधा है क्या? अरे आधा है ना? या फिर मैं कह सकता हूँ आर इसकी डबल है। तो यहाँ से देखो फॉर्मूला बनता है आर इक्वल टू सी, आर इक्वल टू 2 है। ठीक है, दिख रहा है? ये आर है, ये एफ है, ये बिल्कुल मिड पॉइंट है। फोकस किसका मिड पॉइंट है? बिल्कुल सी और सी का बिल्कुल मिड पॉइंट है। तो ये एफ और ये आर, तो आर इक्वल टू 2 है। तो ये थी कुछ टर्मिनोलॉजी। क्या थी ये? कुछ टर्मिनोलॉजी। अब एक चीज और देखें, यहाँ ये कौन सा मिरर है बेटा? कॉनकेव मिरर। जब भी इसमें लाइट रेज आ रही है और रिफ्लेक्ट हो रही, क्या ये इसको इस तरह से अंदर भेज रहा है? इसलिए इस मिरर को बोलते हैं कन्वर्जिंग मिरर। क्या बोलते हैं? कन्वर्ट, यानी कि ये पॉइंट की तरफ इन सभी को कन्वर्ट करता है, मिला रहा है, कन्वर्ट कर रहा है। यानी कि अंदर की तरफ एक पॉइंट इस प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर सबको क्या करेगा? मिलाएगा। तो ऐसे मिरर को क्या बोलते हैं? कन्वर्जिंग मिरर। तो ध्यान रखें, कॉन्वेक्स मिरर का नेचर कैसा होता है? कन्वर्जिंग मिरर। कौन सा नेचर होता है इसका? कन्वर्जिंग मिरर। यहाँ से एक डेफिनेशन आती है, व्हाट डू यू मीन बाय कन्वर्जेंस ऑफ लाइट? ठीक है ना? व्हेन द लाइट रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन, ठीक है ना, डाइवर्स टुवर्ड्स द प्रिंसिपल एक्सिस और मीट टुवर्ड्स, converge towards the principal axis or meet towards the principal axis. This is called as convergence of light. कि जब रिफ्लेक्शन होता है तो लाइट सारी प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ कन्वर्ज होती है। इसी को क्या कहते हैं? कन्वर्जेंस ऑफ लाइट। और कौन सा मिरर है जो ये फिनोमिनन करवाता है? कॉनकेव। इसीलिए इस मिरर को क्या कहा जाता है? कन्वर्जिंग मिरर। क्या कहा जाता है? कन्वर्जिंग मिरर। अब उधर वाला मिरर कौन सा बना रखा हमने? अरे नाम क्या उसका? कॉन्वेक्स। तो देखो वहां कैसे, क्या यहाँ पे ये फोकस होगा? अरे होगा ना, बिल्कुल। ठीक है, देखो फोकस बनाया कैसे? यार इक्वल टू रे ऑफ लाइट आई। क्या ये प्रिंसिपल एक्सिस है क्या?
अरे बिल्कुल, इट इज इमेजिनरी लाइन पासिंग फ्रॉम सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल। ये पोल पे खत्म नहीं होती, ऐसा किसी ने नहीं कहा, पोल से पास होती। अब मन होगी जहाँ जाएगी इसकी इच्छा, ठीक है ना। तो देखो, रे ऑफ लाइट है क्या प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है, लेकिन रिफ्लेक्शन के बाद ये कहाँ जाना चाहती है, फोकस पे। अरे जाना कहाँ चाहती है, फोकस कहाँ जाना चाहती है, फोकस पे। जाएगी की बात है, जाना कहाँ चाहती है, फोकस पे है ना। क्योंकि ये किरण कहाँ से आई है, इंफिनिटी से ना, फोकस पे है किरण, तुम कहाँ से आई हो, ये बोले मैं इंफिनिटी से आई हूँ। इंफिनिटी से आई हूँ तो क्या फोकस पे जाना चाहती है, लेकिन देखो जा नहीं पाई, क्यों, क्योंकि इस मिरर का नेचर कैसा है, डाइवर्जिंग। ये लाइट को अंदर भेजने की जगह क्या करता है, इस तरह से भेजता है बाहर। अरे समझना है, लाइट को अंदर भेजने की तरह क्या करता है, लेकिन जाना तो कहाँ चाहती थी, फोकस पे। तो हम इसको ऐसे इमेजिंग करते हुए कहाँ भेजेंगे, फोकस पे। अपीयर्स टू मीट ऑन फोकस। वो तो ऑब्वियसली जो इमेज बनेगी तो वर्चुअल इफेक्ट बनेगी, पर ध्यान रखें इसका फोकस इस साइड में है, रिफ्लेक्शन इस साइड में हो रहा है, लेकिन कॉन्वेक्स का फोकस इस साइड में, और इधर रिफ्लेक्शन भी इधर हो रहा है, तो सारे फोकस सेंटर ऑफ कर्वेचर सब इस साइड में। तो समझना ये कैसा मिरर है, डाइवर्जिंग मिरर। ये कैसा मिरर है, कन्वर्जिंग मिरर, क्योंकि लाइट को कन्वर्ट करता है और लाइट को डाइवर्ट। कोई दिक्कत यहाँ तक, ठीक है, आगे देखेंगे।